क्लास 11th एग्जाम्पल 5.8 सी फिगर 5.11। तो ये हमारे पास फिगर आ गई 5.11। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि इनिशियली जो हमारा मास है ऑफ अ 4 kg, ठीक है, लेट इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा रेस्ट पे है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइक कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे ये रेस्ट पे है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एंगल ऑफ थीटा 15 डिग्री। तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे हमने इसको उठाया अप टू 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जैसे ही हमने इस प्लेन को धीरे धीरे उठाते गए टिल थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, तो मास ने जस्ट बिगिन टू स्लाइड किया। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस हमारे पास म्यू एस की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन करके देखते हैं। सो मान लीजिए अब जो ये मेरे पास स्केल है, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। सो लेट ये कॉइन एक मास का काम कर रहा है इस प्लेन पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, इसे धीरे धीरे इंक्लाइन करते गए, ठीक है, टिल जब तक ये कॉइन स्लाइड होना स्टार्ट नहीं हुआ। क्लियर। तो आप यहाँ से फिगर देखिए, जो मेरा मास ऑफ ब्लॉक था वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड करेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लाइक दैट इस तरफ आ जाएगी नीचे की तरफ। तो इसे अपोज क्या करेगा, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी ऑपोजिट टू द स्लाइड। एंड हमें मालूम है वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg हमारा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी अकॉर्डिंग टू इंक्लाइंड प्लेन। नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरह आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंक्लाइंड प्लेन। एंड नॉर्मल और वेट में मेरे पास एंगल थीटा बन जाएगा जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन का होगा। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एग्जाम में मोस्ट प्रॉबेबली आपके पास ये डायग्राम ना गिवन हो, तो हम ये कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। सो लेट, अगर यहाँ पे मैं रफली एक डायग्राम बना के देखूँ, देखिए लाइक mg इज, जो आप कह सकते हैं वेट, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ इस पे, ठीक है, जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसके साथ हमारा एंगल बन रहा है थीटा का। अब देखिए पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। लाइक इसे आप कोई भी नाम दे लीजिए, लाइक ओ पी क्यू। क्लियर। अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू की। देखिए रिजल्टेंट मेरे पास mg आ गया, तो मुझे फाइंड क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट लाइक दिस। तो हमें मालूम है थीटा इज रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो 90 और थीटा के बीच मेरे पास क्या होता है, बेस। एंड रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। नाउ हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो हमें क्या चाहिए, बेस की वैल्यू। हमें मालूम क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं कौन सा रिलेशन यूज़ करूँगा, कॉस वाला। सो एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। सो लेट इसे हम बी रख लेते हैं। एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, mg। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा इज इक्वल टू बेस के इक्वल। तो डेट्स वाई यहाँ पे ये मेरे पास आ गया था mg cos थीटा। तो इसी तरह हम ये कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं, दिस वन, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ ऑन दिस, तो देखिए ये थीटा है, तो अब ये एंगल थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन क्यू ओ या ओ क्यू कह सकते हैं, अब ट्रांसवर्स लाइन बन गई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमें मालूम है ट्रांसवर्स लाइन के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब ये थीटा बन गया, तो इसके ऑपोजिट क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बन गया बेस। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास mg था। अब हमने निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज की हमें मालूम है, हम तो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ अ प्लेन निकालना है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, h की वैल्यू mg। सो mg sin थीटा इज इक्वल टू p। सो डेट्स वाई हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो अपोज करेगी स्लाइडिंग मोशन को। जैसे हमें एग्जामिनर ने कहा है कि मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड,
कि जैसे ही स्लाइड करना शुरू किया तो जो मेरा mg साइन कंपोनेंट है वो fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये इक्वल ही होगा। सो हमें यहाँ पे निकालने को क्या कहा है कि जब स्लाइड करना स्टार्ट कर गया तो हमें fs मैक्सिमम निकालने को कहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, तो हमें मालूम है fs बाय फार्मूला इज इक्वल टू किसके होता है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू एन नॉर्मल रिएक्शन, कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम के लिए हम इज इक्वल टू की कंडीशन यूज़ करते हैं म्यू एस इंटू एन। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। सो एफ एस को कौन काउंटर कर रहा है, एम जी साइन थीटा, और एन को कौन काउंटर कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब n की वैल्यू हमें निकाली हुई थी एम जी कॉस थीटा। सो एम जी कैंसिल आउट बोथ साइड्स। सो यहाँ पे हमने निकालना क्या था, म्यू एस कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो माई म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन्हें हम फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि माई म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। सो ये थीटा क्या होगा, मैक्सिमम, क्लियर, जिससे हमारा जो मास है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर। तो हमें फाइंड क्या करनी थी, वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। सो थीटा भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो म्यू एस इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। तो यहाँ से आप एक और बात देख सकते हैं कि जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो आप कह सकते हैं कि वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो अब हमें वैल्यू निकालनी है tan 15 की। तो देखिए, अगर आपके पास tan 50 का टेबल अवेलेबल है तो उससे आप ये वैल्यू ईजिली देख सकते हैं। अगर आपके पास tan 15 का टेबल नहीं अवेलेबल तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ tan a माइनस b। तो a यहाँ पे हम 45 डिग्री ले लेंगे और b यहाँ पे 30 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें मालूम होती है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, लाइक दैट। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया tan a माइनस b का, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हमें tan 50 निकालना है, तो मैं यहाँ पे a यूज़ करूँगा 45 डिग्री एंड b 30 डिग्री। सो tan 45 माइनस 30 डिग्री यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a और b की। तो ये मेरे पास आ गया tan 45 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। तो 45 माइनस 30 15 डिग्री आ गया। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम इसे सिंपली सॉल्व करें एलसीएम लेके, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, और √3 की वैल्यू हमें मालूम होती है 1.732। ये वैल्यू तो हमें याद ही होती है क्योंकि इसे हम 10th से याद करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बचा न्यूमिनेटर में, 0.732 डिवाइडेड बाय 2.732। तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.2679। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके कह सकता हूँ 0.027। तो tan 15 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.27। स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हमने तो देख लिया कैसे निकलती है, बट जैसे आप कंपटीशन में जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। ठीक है, कम से कम टाइम में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आप इस वैल्यू को याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो बार बार आपको न्यूमेरिकल में आती रहेंगी, उन्हें नोट डाउन कीजिए और उनकी वैल्यू रिमेंबर कर लीजिए। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.27। सो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।